अब हम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज टॉपिक को समझते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक बैलेंस शीट बना रखी है ए और बी के फर्म की, जो कि 1:1 में अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करते हैं, और यहाँ बैलेंस शीट गिवन है और इनकी फर्म में सी ज्वाइन करने जा रहा है। तो कोई भी नया पार्टनर जब किसी भी फर्म को ज्वाइन करेगा तो वो उस फर्म की बैलेंस शीट जरूर देखेगा और उसमें असेट्स और लायबिलिटीज की सारी पोजीशन देखेगा, और उसका असेट्स और लायबिलिटीज को लेकर पुराने पार्टनर्स के साथ अपना एक पॉइंट हो सकता है। जब सी फर्म को ज्वाइन कर रहा है तो जो डिफरेंट जो असेट्स देख रहा है, तो वो यहाँ पर ये कह सकता है ये उसको ए और बी ने 20,000 का शो कर रखा है अपनी बुक्स में। हो सकता है कि आज इसकी वैल्यू 20,000 ना हो, क्योंकि कितनी बार स्टॉक आउटडेटेड हो जाता है। ए सी का पॉइंट हो सकता है कि आज इसकी वैल्यू केवल 15,000 है, और ए का भी अपना पॉइंट हो सकता है कि 15,000 नहीं, कम से कम इसके 18,000 जरूर मिल जाएंगे। तो क्या होता है कि सारी की सारी असेट्स को रीवैल्यू किया जाता है, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनका भी रीअसेसमेंट होता है जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही होती है। और अब अगर हम कुछ इसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए इनमें ये डिसाइड हुआ जब ये असेट्स को रीवैल्यू कर रहे थे, स्टॉक जो है ये इसका अमाउंट 5,000 डिक्रीज हो रहा है, तो इसका रिवैल्यूएशन करके पाया गया ये आज की डेट में ये 15,000 रुपीज का है सी के एडमिशन के वक्त। इसी तरह डेटर्स जो 50,000 दे रखे हैं, सी का पॉइंट हो सकता है कि जो आपने डेटर्स 50,000 के दिखा रखे हैं, तो हो सकता है कि इसमें 5,000 रुपीज बैड डेट्स हो जाए, नहीं मिले, और ए और बी उससे एग्री कर रहे हो कि हाँ 5,000 रुपीज नहीं मिलेंगे, तो ये फिर रिड्यूस होके कितने रह जाएंगे, 45,000 रह जाएंगे। इसी तरह मशीनरी जो दिखा रखी है, सी का ये पॉइंट हो सकता है कि मशीनरी जो है आपने 40,000 की दिखा रखी है, मगर ये अब ऑब्सोलेट हो रही है, डेप्रिसिएशन ज्यादा लगना चाहिए, या आज इसकी डेट की इसकी वैल्यू 30,000 रुपीज रह गई है, और ए और बी भी इस पॉइंट से एग्री कर रहे हैं, चलिए मशीन 30,000 रुपीज की मान लेते हैं रीवैल्यू करके। बिल्डिंग है, बिल्डिंग 80,000 की शो रखी है यहाँ पर। अब हो सकता है ए और बी हाँ ये पॉइंट कह दें कि जो हमारी बिल्डिंग 80,000 की है, मगर आज की डेट में इसकी वैल्यू 1,50,000 रुपीज है, इसमें 70,000 का इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह क्या होगा, और कैश तो एज इट इज ही रहेगा, जितना कैश है ना तो उसमें जनरल इंक्रीज होती है ना, वो तो लिक्विड असेट्स है अपने आप में। तो ये जितनी भी असेट्स जो दे रखी हैं, कुछ असेट्स हो सकते हैं रिवैल्यूएशन के दौरान बढ़े, कुछ असेट्स घटे, और कुछ असेट्स में नो चेंज रहे। तो अभी हम रिवैल्यूएशन के जो रिजल्ट्स निकलेंगे उनको समझेंगे। इसी तरह क्रेडिटर्स को लेके जो डिसाइड हो सकता है कि क्रेडिटर्स में हो सकता है कि सी बोले कि क्रेडिटर्स को आप जब पेमेंट करेंगे तो कुछ डिस्काउंट देंगे, हो सकता है आपको 50,000 की जगह केवल 45,000 देना पड़े, मगर ए और बी ये कह सकते हैं कि नहीं, इनको कुछ डिस्काउंट ये अलाउ ही नहीं करेंगे, डिस्काउंट 50 का 50 ही देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसी तरह लायबिलिटीज में भी कुछ इंक्रीज हो सकती है और कुछ डिक्रीज हो सकती हैं। तो रिवैल्यूएशन से क्या होता है कि कुछ इंक्रीज हो रहा है और कुछ डिक्रीज हो रहा है, और कुछ असेट्स और लायबिलिटीज में नो चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम रिजल्ट देखें, रिजल्ट में अगर लिखेंगे, या तो हमें रिजल्ट मिलेगा इंक्रीज इन असेट्स, रिवैल्यूएशन के दौरान असेट्स में इंक्रीज हो रहा है, जैसे बिल्डिंग 1,80,000 से बढ़कर 1,50,000 पहुंच रही है। अगर इंक्रीज इन असेट्स हो रही है तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से फर्म को प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन के दौरान। दूसरी तरफ देखिए, या फिर रिजल्ट क्या हो सकता था, डिक्रीजिंग असेट्स। डिक्रीजिंग असेट्स जैसे हम देख रहे हैं कि स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, तीनों आइटम्स की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, और अगर जो आइटम्स में डिक्रीज हो रहा है तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन के दौरान। और जहां पर नो चेंज है रिजल्ट में, हम यहां पर नो चेंज भी रहेगा, फिर कितनी बार असेट्स की वैल्यू में नो चेंज भी रहेगा। अब अगर हम लायबिलिटीज की भी उसमें देखें
लायबिलिटीज के सिलसिले में, तो उसमें भी क्या हो सकता है, लायबिलिटीज में इंक्रीज इन लायबिलिटीज मिले हमें, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है तो ये लॉस का केस है। अगर लायबिलिटीज पहले से ज्यादा पे करनी पड़ रही है तो ये लॉस है। ये लॉस भी कौन बियर करेगा, ए और बी। इसी तरह अगर डिक्रीज इन लायबिलिटीज है, डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्या है, ये एक तरह से प्रॉफिट है, क्योंकि लायबिलिटीज पहले के कंपैरिजन में कम पे करनी है, तो ये एक तरह से क्या है, प्रॉफिट है, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। तो हम असेट्स और लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज के लॉस डेबिट और क्रेडिट जानती हैं। इंक्रीज इन असेट्स को क्या करते हैं हम, डेबिट। डिक्रीज इन असेट्स को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। इंक्रीज इन लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। डिक्रीज इन लायबिलिटीज को क्या करेंगे हम, डेबिट। या फिर पांचवा रिजल्ट होगा नो चेंज, असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है, उस हिसाब से होगा। तो अब ये रिजल्ट्स निकल के आ सकते हैं, और उन रिजल्ट्स को हमने असेट्स और लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज के साथ डेबिट क्रेडिट करना है। और एक एस्पेक्ट को तो डेबिट कर देंगे, क्या कहते हैं, इंक्रीज इन असेट्स या लायबिलिटीज को तो डेबिट क्रेडिट कर देंगे, मगर दूसरा हम क्या डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अगर हमें प्रॉफिट या लॉस दिखाई दे रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा, प्रॉफिट के केस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, और अगर जो लॉस हो रहा होगा तो लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक और भी नाम से बुलाया जाता है, इसका जो दूसरा नाम हम लिखते हैं वो लिखते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, जो इसका दूसरा नाम है, इस नाम से भी बोला जाता है। तो अब हम इसी क्वेश्चन का जर्नल एंट्री सोल्व करते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे निकलेंगी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी सीखते हैं। और ये बैलेंस शीट हमें यहाँ पे गिवन ही है, हम जर्नल एंट्रीज इधर साइड में करते हैं यहाँ पर। अब हम इसी एग्जाम्पल की जर्नल एंट्रीज सोल्व करते हैं यहाँ पर। जैसे हम देख रहे हैं, इसमें स्टॉक 20,000 से घटकर कितना रह गया है, 15,000 रिवैल्यूएशन के दौरान। इट मींस डिक्रीज इन असेट्स, और डिक्रीज इन असेट्स क्या होती है, क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉक को कर देंगे क्रेडिट टू स्टॉक अकाउंट। कितने से डिक्रीज हो रहा है, 5,000 रुपीज से। अगर डिक्रीज इन असेट्स हो रही है, दिस इज लॉस, और लॉस में हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, यहाँ पर लॉस में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू स्टॉक अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन रीवैल्यूएशन। नेक्स्ट जर्नल एंट्री करते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में अगर हम देख रहे हैं कि डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर बैड डेट्स के कारण, अगर डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन असेट्स को फिर से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू डेटर्स अकाउंट 5,000 से क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या करेंगे, ये लॉस है, तो लॉस के लिए हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये भी 50,000 से 45,000 रह गए, यहाँ पर भी 5,000 का लॉस हो रहा है। और नरेशन लिख देंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेटर्स ऑन रिवैल्यूएशन। अब थर्ड जर्नल एंट्री करते हैं। मशीनरी हमको क्या दिखाई दे रही है, 40,000 से 30,000 रहेगी, डिक्रीज इन असेट्स, और डिक्रीज इन असेट्स क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो टू मशीनरी अकाउंट रुपीस, कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 10,000, तो 10,000 यहाँ पर लिख दी, 10,000 यहाँ पर लिख देंगे। ये लॉस है, लॉस के लिए किसको डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दीजिए। और नरेशन लिख देंगे डिक्रीज इन द
वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन रिवैल्यूएशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली ट्रांजैक्शन में बिल्डिंग क्या हो रही है, 80,000 से 150,000 हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट मींस इंक्रीज इन असेट्स, और इंक्रीज इन असेट्स को क्या करते हैं, डेबिट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्यों, कितना इंक्रीज हुआ, 70,000 रुपीज का। अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दिस इज अ केस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में हम किसको क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को। तो यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे रुपीज 70,000, और नरेशन लिख देंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये ज्यादातर मैंने असेट्स के सिलसिले में इंक्रीज डिक्रीज करी है। अगर लायबिलिटीज में भी इंक्रीज डिक्रीज होती है तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट और डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट करके, और प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उससे हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज हो जाएंगी, जर्नल एंट्रीज पास आउट हो जाएंगी। फिर हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो अब हम इसके बाद इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना समझते हैं जर्नल एंट्रीज के बाद। तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री में, फर्स्ट जर्नल एंट्री में क्या देख रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है 5,000 रुपीज से। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाते हैं, और उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या है, स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट, कितने रुपए से, 5,000 रुपीज से। दूसरी जर्नल एंट्री में हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से डेबिट दिखाई दे रहा है 5,000 रुपीज से। तो हम फिर से डेबिट साइड में आ जाते हैं, लेजर अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के, और इसके अगेंस्ट क्रेडिट किया है डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू डेटर्स अकाउंट रुपीज 5,000 रुपीज। अगली जर्नल एंट्री में फिर से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट दिखाई दे रहा है 10,000 से। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, उसकी डेबिट साइड में आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, और उसके अगेंस्ट क्रेडिट किया है मशीनरी अकाउंट। तो टू मशीनरी अकाउंट लिख देते हैं 10,000 रुपीज। और फोर्थ जर्नल एंट्री में हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट दिखाई दे रहा है 70,000 रुपीज से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसकी क्रेडिट साइड में आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, और उसके डेबिट में क्या लिखा है जर्नल एंट्री में, बिल्डिंग। तो यहाँ पर बिल्डिंग को हम यहाँ पर्टिकुलर्स में क्रेडिट में लिख देते हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट 70,000 रुपीज। ये जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग तो आप अच्छे से जानते ही हैं। अब हमने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है, अब हम इसको क्लोज करेंगे। तो क्लोज करते वक्त 70,000 टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड में, यही टोटल हम यहाँ पर लिखेंगे 70,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 50,000 रुपीज। इट मींस अगर ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में निकल के आ रही है तो ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, ओवरऑल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है। अगर ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में निकल के आती तो वो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता। तो ये प्रॉफिट हो या लॉस हो, अल्टीमेटली ये किसको बेयर करने हैं, ओल्ड पार्टनर्स को। और कौन सी रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि इसका सी से कोई अभी रिलेशन नहीं है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज से। हाँ, सी के एडमिशन के वक्त ये अपनी असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू जरूर करेंगे, ताकि फ्यूचर में किसी भी बात को लेके कुछ संदेह ना रह जाए कि असेट्स इतने की होनी चाहिए थी, लायबिलिटीज कितने की होनी चाहिए थी, कोई भी पॉइंट डाउटफुल है, कॉन्फ्लिक्ट का कोई पॉइंट ना रहे, इसलिए रिवैल्यूएशन जरूर होगा। तो अब हम प्रॉफिट जो 50,000 रुपीज निकला ये फाइनली ए और बी की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। तो 25,000 50,000 का हाफ इसको मिल जाएगा 25,000, और 50,000 का हाफ 25,000 बी को मिल जाएगा। तो इस तरह हम रिवैल्यूएशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर देते हैं।